ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इसरो अपना सैटेलाइट किसी प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च करवा रही है, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसका नाम है GSAT-N2 और इसे लॉन्च कर रही है अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स अपने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर इसरो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसके पास काफ़ी अच्छे रॉकेट्स हैं, फिर भी ये स्पेस एक्स के पास क्यों गया। ये जो GSAT-N2 सैटेलाइट है इसका काम क्या है, क्यों ये भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल सैटेलाइट होने वाली है, और ये कोलैबोरेशन जो होने वाला है क्यों है इतना खास, सब कुछ आप इस वीडियो में समझेंगे। ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे, सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो ये अभी न्यूज़ आई है कि नवंबर 19, अब ये जो डेट होती है ना किसी भी सैटेलाइट के लॉन्च होने की या रॉकेट के लॉन्च होने की, ये टेंटेटिव डेट्स ही होती हैं। आखिरी समय तक भी ये डेट्स पोस्टपोन हो सकती हैं ड्यू टू एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स। तो अभी तो ये है कि 19 नवंबर को फाल्कन 9 जो रॉकेट है स्पेस एक्स का, उसके जरिए भारत का अब तक का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है GSAT-N2 या फिर इसे GSAT-20 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अनऑफिशियल नेम है इसका GSAT-20, दोनों सेम ही सैटेलाइट है, दोनों अलग अलग नहीं है, उसे लॉन्च किया जा रहा है। तो ये बहुत खास न्यूज़ है भारत के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, अब तक का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये भारत का। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो कोलैबोरेट कर रहा है एलन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स है उसके साथ, मतलब दोनों तरफ के जो एक्सपर्टीज़ हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ये जो मिशन है पूरा, इसको कह सकते हैं फैसिलिटेट किया जा रहा है डायरेक्टली इसरो के द्वारा नहीं, बल्कि इसरो की ही एक कॉमर्शियल आर्म है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में NSIL, गवर्नमेंट कंपनी ये भी है, इसरो की एक कॉमर्शियल आर्म है, उसके द्वारा इसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, न्यू और स्पेस में गैप जानबूझ करके ऐसा नहीं है कि ये गलती से गैप नहीं दिया गया, ऐसा ही नाम ही है इसका, न्यू स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए और यहाँ पे ऑप्शन ये रहे कौन फैसिलिटेट कर रहा है, इसरो भी ऑप्शन में रहेगा और ये भी रहेगा, तब आपको इसे ही टिक करना है। अगर इसका नाम नहीं है और केवल इसरो का नाम है तब आप इसरो को टिक करेंगे। तो ये एक बेसिक सा कह सकते हैं ओवरव्यू है इसका। अब हम बात कर लेते हैं सैटेलाइट के बारे में। तो अगर हम GSAT-20 की बात करें, जिसका नाम GSAT-N2 है, ऑफिशियल नेम इसका यही है, के बैंड की हाई थ्रोपुट सैटेलाइट है। हाई थ्रोपुट सैटेलाइट को HTS के नाम से भी जाना जाता है, तो शॉर्ट में HTS लिखा है, इसका मतलब यही है। इसे डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि जो इंडिया का डिजिटल कम्युनिकेशन लैंडस्केप है उसको रेवोल्यूशनाइज किया जा सके। अभी अगर आप देखते होंगे, या आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं, तो ऐसे रिमोट इलाके जहां पर बैंक में या कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ग्राम पंचायतें हों, जहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता था, इंटरनेट आता सैटेलाइट से, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता था, इतना ज़्यादा स्लो कि काम करना मुश्किल ही था। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो स्पीड है बढ़ती जा रही है। अब इसी में एक और कदम हम आगे बढ़ चुके हैं इस सैटेलाइट के द्वारा, जब ये लॉन्च हो जाएगी वो काम करने लगेगी। इसके अगर वेट की बात करें तो मैं आपसे कह रहा था हैवीएस्ट सैटेलाइट है, इसका वेट देखिए 4700 किलोग्राम का है, इतनी भारी भरकम ये सैटेलाइट है। इसकी अगर हम थ्रोपुट कैपेसिटी की बात करें तो ये 48 गीगापीएस की इसकी थ्रोपुट कैपेसिटी है। थ्रोपुट कैपेसिटी से पता चलता है कि सैटेलाइट एक साथ कितना ज़्यादा लोड या डेटा को हैंडल कर सकती है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है टेक्नोलॉजिकल मार्वल है इंडिया के लिए। यहाँ पे मेन पॉइंट है इसके कवरेज का। देखिए, ट्रेडिशनल जो सैटेलाइट्स होती हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे कोई सैटेलाइट से ऐसे मैं बना देता हूँ, ये सैटेलाइट होगी, ये अगर कोई भी एरिया कवर करती है ट्रेडिशनल वाली, तो ऐसे एक पूरा एरिया ऐसे कवर कर लेगी, इतना जैसे इंडिया के ऊपर कवर करे तो ये पूरे इंडिया का एरिया एक साथ ऐसे कवर करेगी। ये जो सैटेलाइट है इसमें 32 यूज़र बीम्स होने वाली हैं जो कि पूरे इंडिया को कवर करेंगी। और यूज़र बीम 32 अलग अलग होने का मतलब ये है कि अगर ये सैटेलाइट है तो ये एक साथ पूरा एरिया ऐसे कवर नहीं करेगी, ये एकदम टारगेटेड एरिया को कवर करती हैं कि एक इसकी यूज़र बीम इतने एरिया कवर करेगी, दूसरी यूज़र बीम आएगी वो इतने एरिया कवर करेगी, ऐसे करते हुए ये सैटेलाइट काम करती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लिख रखा है मैंने, कि इसमें जो 8 नैरो स्पॉट होंगे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डेडिकेटेड हैं, है ना, तो केवल नॉर्थ ईस्ट तक ही उसका टारगेट रहेगा, आजू बाजू उसके नहीं जाएगा। और 24 वाइड स्पॉट्स बीम जो हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। और इसके आने के बाद
भारत के जो रिमोट रीजन्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप वगैरह के, वहाँ तक भी इसकी कवरेज हो पाएगी। तो जो ट्रेडिशनल होती है वो एक साथ पूरा एक बड़ा सा एरिया कवर करती हैं, ये अपना जो एरिया है, हो सकता है इसमें ओवरलैप भी हो थोड़ा बहुत, ये ऐसे अलग अलग एरिया या कह सकते हैं यूज़र बीम बना करके एरिया को कवर करती हैं, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बहुत इनकी स्पीड भी अच्छी होती है। तो ये इसकी खास बात है। और क्या खास बात है कि ये सैटेलाइट काम क्या करेगी कि इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो पॉसिबल हो पाएगा। मतलब एक कोई सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है वहाँ से हाई स्पीड इंटरनेट आना एक अच्छी बात है। जो ब्रॉडबैंड के एक्सेस है उसको बढ़ावा मिलेगा। जो इन फ्लाइट या मरीन टाइम कम्युनिकेशंस हैं, जैसे आप अगर जहाज़ के अंदर बैठे हैं तो उसके अंदर आप इंटरनेट चला सकेंगे इस सैटेलाइट के माध्यम से। साथ ही साथ जो मैरी टाइम जो यहाँ पे कम्युनिकेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे हो सकेंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग या इंडिया केवल वॉरशिप ही नहीं, जो नॉर्मल शिप हैं जो कार्गो लेकर के जाते हैं, अगर वो बीच समुद्र में चले गए हैं तो उनके बाद फिर वो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी पुअर हो जाता है, और वो जो उसका जो कह सकते हैं थ्रोपुट जो होता है, कैपेसिटी, वो भी काफ़ी अच्छी नहीं होती है। लेकिन इसके आने के बाद आप किसी भी रिमोट एरिया में भी हैं, इन फ्लाइट में भी हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। जो एक सेलुलर बैकहॉल है उसको स्ट्रेंथन करेगा ये सैटेलाइट। तो इंडिया का जो डिजिटल इंडिया एक इनिशिएटिव है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ये काम करने वाली है कि इंडिया के सिर्फ जो मेन टारगेटेड इलाके ही नहीं है, जो रिमोट वाले इलाके हैं उनको भी अब सैटेलाइट के माध्यम से अच्छी कवरेज मिलेगी। इस सैटेलाइट की जो एज है अभी जो रखी गई है वो है 14 ईयर्स, मतलब 14 साल तक ये सैटेलाइट काम करने वाली है। और सैटेलाइट के केस में ये जो ईयर होता है ये कई बार बढ़ भी जाता है कि ये हम अभी से सोच के चलते हैं 14 साल तक काम करेगी, इसकी लाइफ टाइम होती है। कई बार सैटेलाइट इसके बहुत आगे समय तक भी काम कर जाती हैं। अगर हम बात करें इस सैटेलाइट की, तो जैसा ये इसरो के द्वारा प्रोवाइडेड ये सारे फिगर्स हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये इसरो की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो मिल जाएंगे सारे। ये सैटेलाइट का एक आपको मिल रहा है कि ये एक तरीके का स्केच है, और इसी को आप रियल में देख पा रहे हैं। ये सैटेलाइट है इतनी बड़ी सी, आप देखिए अगर अंदाज़ा लगाइए पीछे की दीवारों से कितनी बड़ी सैटेलाइट है। ये ओपन होगी, ये तो अभी क्लोज है, इसको तो ऐसे रखा जाएगा रॉकेट के अंदर। ये ओपन होगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगी सैटेलाइट, तो ऐसे ये काम करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं तो वो हमेशा जियो सिंक्रोनस वाली सैटेलाइट ही होती हैं। मतलब कि वो धरती के ऊपर जाएंगी और एक ही ऑर्बिट में लॉक होती हैं, मतलब केवल भारत जैसे जैसे धरती चक्कर लगाएगी वैसे वैसे ही वो चक्कर लगाती हैं। जो लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट होती हैं, एलईओ वाली, वो क्या होती हैं, वो जियो सिंक्रोनस नहीं होती हैं। वो उनकी जो चक्कर लगाने की स्पीड है वो धरती के घूमने की स्पीड से काफ़ी तेज़ होती है, एक दिन में कई बार चक्कर लगा लेती हैं। ये जो होगी ये एक ही जगह फिक्स रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसरो, अब मेन पॉइंट पे आ जाएं कि ये अपने रॉकेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे कई सारे, भारत के पास GSLV Mark 3 या फिर जिसको LMV Mark 3 कहते हैं शॉर्ट, इसको कई बार ऐसे बुलाते हैं, बाहुबली रॉकेट भारत के पास ये है। लेकिन उसके बावजूद भी SpaceX के Falcon 9 का प्रयोग किया जा रहा है। उसके पीछे रीजंस हैं। पहली चीज़ तो रॉकेट की कैपेसिटी और पेलोड साइज का, इसका जो पेलोड साइज है वो 4700 किलोग्राम का है सैटेलाइट का, जो कि ये हमारा जो रॉकेट है वो नहीं ले जा सकता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इतना भारी भरकम ये सामान नहीं पहुंचा सकता है, एक तो रीजन ये है। दूसरा, ये डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मॉडल है। अब इसका हम वेट भी नहीं कर सकते कि इसरो इसके ऊपर काम करे और इसकी पेलोड कैपेसिटी को बढ़ा दे 1, 2, 3, 4 साल में, और उसके बाद इस सैटेलाइट को छोड़ा जाए। ये एक डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मॉडल है जो कि NSIL के द्वारा शुरू किया गया है। ये मॉडल डिमांड ड्रिवन का, पहले क्या होता था कि सैटेलाइट पहले ऊपर छोड़ दी जाती थी, उसके बाद गवर्नमेंट की फंडिंग सैटेलाइट बनती थी, ऊपर भेज दी गई, उसके बाद इसके लिए कस्टमर तलाशना शुरू होता था कि अच्छा आपको लीज पे लेना है, ये सैटेलाइट हमारे ऊपर गई है, आपको इसका बैंड लीज पे लेना है तो ले सकते हैं। अभी क्या है कि जो इसके कस्टमर हैं वो पहले से ही तय कर लिए जाते हैं, और इसीलिए जो NSIL है, ये सारा काम NSIL ही करती है कि इसके जो कस्टमर होते हैं पहले से पता होता है कि ये सैटेलाइट ऊपर जाएगी, तो पहले से इनका कस्टमर तय होता है कि कौन कौन इसके बैंड खरीदने वाला है, कौन कौन इसमें अपनी पार्टिसिपेशन करेगा। तो इस वजह से जब ये सैटेलाइट तैयार होती हैं तो इनको ऊपर तुरंत, इनको सब चीज़ कुछ एकदम टाइमलाइन के अनुसार होता है कि ऊपर हुई और इनको डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मॉडल भी है, तो वेट नहीं किया जा सकता है। कॉस्ट और टाइमलाइन एफिशिएंसी, ये इसी का एक पार्ट आप कह सकते हैं कि अब हम अगर अपने रॉकेट को मजबूत करें और यहाँ पे उन्नत बनाएं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें समय भी लगेगा और टाइमलाइन खिसक जाएगी। तो उसके लिए भी बेहतर है कि हमारे पास जो भी
कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। जैसे फाल्कन 9 क्या है, रीयूजेबल रॉकेट है। रीयूजेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें उतना ही कॉस्ट पड़ेगा जितना एक बार, जैसे हम ये छोड़ेंगे तो हमको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। ये रीयूजेबल रॉकेट होते हैं कि एक बार छोड़ करके गए, फिर आपको पता होगा वापस आकर के लैंड कर जाता है नीचे, और सेटेलाइट को छोड़ने के बाद इसके जो बूस्टर्स वगैरह रहते हैं तो उससे होता क्या है कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, तो वो भी है। फिर इसरो को सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करने का काम नहीं है कि एक सैटेलाइट भेजना है। इसरो के पास अभी पाइपलाइन में बहुत सारे मिशन हैं। जैसे अभी तो हमारा गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है, उसके बाद भारत का टारगेट है कि वो भी स्पेस स्टेशन बनाए, जैसे चाइना बना रहा है। तो इस तरह के मिशन भी इसरो के पास हैं, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करे बजाय सिर्फ एक चीज़ पे लगने की। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से इसरो अभी अपने रॉकेट से इसे नहीं छोड़ रहा है। तो अगर एक बार मैं पेलोड का साइज़ भी आपको बता सकूं तो आपको एक बेहतर आइडिया मिल पाएगा दोनों ही रॉकेट्स का। तो ये फाल्कन 9 का ओवरव्यू है और ये है हमारे बाहुबली LMV-3 का स्पेसिफिकेशन। तो हाइट वगैरह तो मैटर मैं यहाँ पे करूँगा नहीं। हम आते हैं सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे कि पेलोड टू GTO, कि अगर आप जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जाएंगे तो इसका जो मैक्सिमम पेलोड है वो है 4000 kg। ये 700 kg ज़्यादा है, 4700 kg का ये सेटेलाइट है। इस वजह से ये उस सेटेलाइट को ऊपर नहीं ले जा सकता। वहीं अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये जो हमारा रॉकेट है ये 8000 किलोग्राम तक का वजन ऊपर ले जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो लोड है, अगर ये LEO की सेटेलाइट होती ना तो ये ले जा पाता। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एक बैरियर है कि 4000 से ज़्यादा का ये भारी सेटेलाइट है और 1-2 किलोग्राम भारी नहीं है, 700 किलोग्राम भारी है, तो नहीं ले जा सकता। वहीं पे अगर फाल्कन 9 की बात करें तो इसका जो GTO का पेलोड की कैपेसिटी वो है 8300 kg, मतलब कि ये तो 4700 का, ये 8300 kg तक का जो पेलोड है ऊपर ले जा सकता है। और इसका जो LEO का पेलोड की कैपेसिटी वो है 22800 kg का, तो काफ़ी कई गुना ज़्यादा, आप समझिए कि लगभग 3 गुना ज़्यादा का अंतर यहाँ पे आ जाता है LEO में, है ना। तो इस वजह से काफ़ी पावरफुल ये रॉकेट है, बहुत प्रूवन रॉकेट है, मतलब बहुत सारे सक्सेसफुल, इसका ट्रैक रिकॉर्ड सक्सेसफुल है, अच्छा खासा है। इस वजह से इसे चुना गया है इस सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की, मैंने तो आपको बता ही दिया, और ये भी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी कि कॉस्ट एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी है, क्योंकि ये एक रीयूजेबल 2 स्टेज का रॉकेट है। इसकी रियल फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि लॉन्च हो रहा है। इसीलिए इसको इसरो के द्वारा चुना गया है कि हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगा और हमारी सेटेलाइट भी सुरक्षित तरीके से अपनी ऑर्बिट में इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर जो ये GSAT-N2 सेटेलाइट है इसकी खासियत क्या है, क्यों इंडिया के लिए इतनी बेहतरीन सेटेलाइट ये होने वाली है, इसे क्यों इसरो अपने खुद के रॉकेट से नहीं छोड़ रहा है और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से क्यों छोड़ा जा रहा है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जहाँ पे इस तरह के जितने भी आपको करंट अफेयर के कंटेंट है वो मिल जाएंगे। सब कुछ आप देखेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।